नमस्कार। आज की परिचर्चा माधवराव सप्रे और छत्तीसगढ़ मित्र में आपका स्वागत है। मैं साक्षी मांडवाल। हमारे विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अटल तिवारी, जो एक दशक से अधिक समय तक सक्रिय पत्रकारिता करने के बाद मौजूदा समय में दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज के पत्रकारिता विभाग में अस्थायी प्रवक्ता हैं। आज जिन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे वे इस प्रकार हैं। छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन कब हुआ? छत्तीसगढ़ मित्र की पत्रकारिता, माधवराव सप्रे के पत्रकारीय योगदान, पत्रकारिता के लिए माधवराव सप्रे को किस तरह जेल जाना पड़ा, छत्तीसगढ़ मित्र की समालोचना, माधवराव सप्रे और छत्तीसगढ़ मित्र का भाषा संबंधी योगदान। विषय पर बात करने से पहले हम माधवराव सप्रे के शुरुआती जीवन के बारे में जान लेते हैं। जैसे उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई थी, वह पत्रकारिता में कैसे आए। माधवराव सप्रे का जन्म मध्य प्रदेश के दमोह जनपद के पथरिया गांव में 19 जून 1871 को हुआ था। वह 5 भाइयों में सबसे छोटे थे। पिता कोंडो पंथ का कामधाम से वास्ता नहीं था। इस हालात में माधवराव के सबसे बड़े भाई रामचंद्र राव ने परिवार की जिम्मेदारी संभाली, पर कुछ ही समय बाद उनका असामयिक निधन हो गया। तत्पश्चात दूसरे नंबर के भाई बाबूराव ने परिवार संभाला। उस समय वह बिलासपुर में रहते थे। कुछ समय बाद माधवराव भी माता पिता के साथ बिलासपुर चले गए। यहीं पर उनकी शिक्षा दीक्षा शुरू हुई। उनका मन पढ़ने लिखने में खूब लगता था। मिडिल परीक्षा में जब वह अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण हुए तो 7 रुपये महीने की छात्रवृत्ति मिली। आगे की शिक्षा के लिए वह रायपुर चले गए। इसी दरमियान 1879 में उनका विवाह हो गया। अगले साल एंट्रेंस की परीक्षा पास करने पर माधवराव को 10 रुपये मासिक छात्रवृत्ति मिलने लगी। इसके बाद वह कॉलेज की शिक्षा के लिए जबलपुर गए। माधवराव पाठ्यक्रम के साथ साथ गंभीर विषय की किताबें भी पढ़ा करते थे। जबलपुर में रहते हुए उनके साथ 2 घटनाएं घटी। एक तो वह खुद बीमार पड़ गए, दूसरा गांव में उनकी माताजी का निधन हो गया। वह वापस चले आए। कुछ दिन बाद ग्वालियर जाकर विक्टोरिया कॉलेज में दाखिला लिया। ग्वालियर से एफए की परीक्षा पास करने के बाद वह नागपुर गए, जहां से 1898 में बीए की उपाधि हासिल की। माधवराव सप्रे की मातृभाषा मराठी थी, लेकिन वह रचे बसे हिंदी में थे। उन्होंने हिंदी, मराठी, संस्कृत, अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य का गहन अध्ययन किया था। उनमें ज्ञान हासिल करने की अद्भुत ललक थी। इसी कड़ी में उन्होंने छत्तीसगढ़ मित्र का संपादन किया था। अपने अल्पकालीन जीवन में ही इस पत्र ने हिंदी पत्रकारिता और साहित्य में सशक्त हस्तक्षेप किया, देश में समालोचना की नींव डाली। छत्तीसगढ़ मित्र की पत्रकारिता करने के दौरान माधवराव सप्रे को किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, पत्रकारिता के लिए उन्हें अंग्रेज सरकार ने किस तरह परेशान किया, भाषा के क्षेत्र में उन्होंने किस तरह का योगदान दिया, आज की चर्चा में हम इन सभी पहलुओं पर बात करेंगे। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन कब हुआ। पैंड्रा के राजकुमार को अंग्रेजी सीखने के लिए एक शिक्षक की जरूरत थी, जिसके लिए माधवराव सप्रे का चयन किया गया। माधवराव जी को भी पैसों की दरकार थी। राजकुमार को पढ़ाने की एवज में मिले मेहनताने को वे जमा करते रहते। सन 1899 के अंतिम महीनों तक जब उन्होंने कुछ रकम जोड़ ली तो मासिक पत्र निकालने की योजना बनाने लगे, लेकिन पैंड्रा में मुद्रण की व्यवस्था नहीं थी। संपादन में सहायता करने वाले लोग भी नहीं थे। बड़ी समस्या यह थी कि उस समय वह राजकुमार की शिक्षा बीच में छोड़कर पैंड्रा से बाहर नहीं जा सकते थे। इस पर माधवराव जी ने रायपुर में वकालत करने वाले अपने सहपाठी वामन बलिराम लाखे और बिलासपुर में वकालत करने वाले रामराव चिंचोलकर से बात की। मासिक पत्र के प्रकाशन में सहयोग मांगा। दोनों मित्र तैयार हो गए। रायपुर में मुद्रण होने से वामन बलिराम लाखे प्रकाशक बने। रामराव चिंचोलकर माधवराव सप्रे के साथ संपादक बने। संपादकत्व की ओर से हिंदी लेखकों से लेख आमंत्रित किए गए। सारी तैयारी मुकम्मल होने पर जनवरी 1900 में छत्तीसगढ़ मित्र अस्तित्व में आया।
पत्र के लिए बनाए गए उद्देश्यों से उन्होंने पहले ही अंक में परिचित करा दिया था। प्रवेशांक में आत्म परिचय नामक लेख में संपादक ने लिखा था, संप्रति छत्तीसगढ़ विभाग को छोड़ ऐसा एक भी प्रांत नहीं है जहां दैनिक, साप्ताहिक, मासिक या त्रैमासिक पत्र प्रकाशित न होता हो। इसमें कुछ संदेह नहीं कि सुसंपादित पत्रों के द्वारा हिंदी भाषा की उन्नति हुई है। अतएव यहाँ भी छत्तीसगढ़ मित्र हिंदी भाषा की उन्नति करने में विशेष प्रकार से ध्यान दें। आजकल भाषा में बहुत सा कूड़ा करकट जमा हो रहा है, वह न होने पावे इसलिए प्रकाशित ग्रंथों पर प्रसिद्ध विद्वानों के द्वारा समालोचना भी करें। इसी लेख में संपादक ने आगे लिखा, शिक्षा विभाग की वार्षिक रिपोर्टों से ज्ञात होता है कि अन्य प्रांतों की अपेक्षा मध्य प्रदेश के लोग शिक्षा के काम में बहुत पीछे हैं। प्रत्युत मध्य प्रदेश की जब यह दशा है तो तदंतर छत्तीसगढ़ विभाग क्यों सुदशा का भागी हो सकता है। लोक शिक्षा के संपूर्ण अभाव में छत्तीसगढ़ के समान शोचनीय दशा किसी दूसरे प्रांत की नहीं होगी। यहाँ की प्रजा अत्यंत दरिद्र होने के कारण उच्च ज्ञान के लिए सदैव वंचित रहती है। इसलिए विद्या उन्नति में जिसका नंबर सबसे पीछे है वह मध्य प्रदेश और विशेषकर छत्तीसगढ़ विभाग जो आज केवल बाल्यावस्था में है, हर एक प्रकार की विद्या, कला और कुशलता में प्रवीण होकर उच्च पद को पहुंचे, यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। सारांशतः ऐसे ऐसे उपायों की योजना करने का हमारा विचार है जिनसे हमारा यह जंगली प्रदेश आत्मोन्नति कर अन्याय प्रदेशों की योग्यता को पहुंचे और अपने संपूर्ण आर्य समाज को सुखी करे। अगला बिंदु है छत्तीसगढ़ मित्र की पत्रकारिता का। छत्तीसगढ़ मित्र ने अपने अल्प समय में आमजन को शिक्षित करने का काम किया, उन्हें देश प्रेम और स्वावलंबन का पाठ पढ़ाया। पत्र का उद्देश्य शुद्ध और सरल हिंदी भाषा को बढ़ावा देना था, ज्ञान और विद्या का प्रसार करना था। छत्तीसगढ़ मित्र के प्रकाशन पर कलकत्ता से प्रकाशित भारत मित्र ने लिखा था, इस पत्र के संपादक एक महाराष्ट्रीय हैं, तथापि हिंदी बहुत शुद्ध लिखते हैं, लेख भी बहुत अच्छे होते हैं। हम आशा करते हैं कि मध्य प्रदेश निवासी इस पत्र को बनाए रखने की चेष्टा करेंगे। पत्र का प्रकाशन 1 साल पूरा होने पर संपादक ने लिखा कि आज सचमुच परम सौभाग्य का दिन है कि परमात्मा के असीम अनुग्रह से यह छत्तीसगढ़ मित्र अपनी आयु का प्रथम वर्ष पूर्ण कर द्वितीय वर्ष में पदारोपण करता है। जिस सर्वांतर्यामी सर्वव्यापक सर्वसत्ताधीश परमात्मा की कृपा से यह सुदिन प्राप्त हुआ है, उसकी वंदना करना हमारा प्रथम कर्तव्य कर्म है। इसी के साथ साथ हम अपने संपूर्ण अनुग्राहक ग्राहकों को, उदार आश्रयदाताओं, सहृदय पाठकों, परोपकारी मित्रों और सत्य हित चिंतकों का अभिवंदन करना उचित समझते हैं। यदि इन लोगों की सहायता न होती तो ज्ञानार्जन के कार्य में पिछड़े हुए इस मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ जैसे जंगली और अपढ़ विभाग में मित्र का निर्वाह सर्वथैव असंभव था। छत्तीसगढ़ मित्र की कीमत सालाना 1.5 रुपये थी। पृष्ठ संख्या 32 थी, पर संचालकों को लगातार आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता था। माधवराव जी और उनके साथी सामान्य घरों से ताल्लुक रखते थे। इसके बावजूद साहित्य और पत्रकारिता के प्रति लगन और आम जनमानस को जागरूक करने के लिए पत्र प्रकाशित कर रहे थे। पैसों के हिसाब किताब को लेकर वह काफी पाक साफ थे। यही वजह थी कि हर साल पत्र के लेखा का हिसाब तैयार कर छत्तीसगढ़ मित्र में प्रकाशित करते थे, जिससे पाठकों को इसकी वित्तीय स्थिति की जानकारी रहे। पहले दोनों साल पत्र घाटे में रहा। संपादकीय ने 1901 के सालाना आय व्यय का लेखा प्रस्तुत करते हुए घोषणा की कि मित्र के निकलने के पहले ही हमने सोच लिया था कि हमें घटी के सिवा कुछ लाभ ना होगा, परंतु छत्तीसगढ़ में विद्या की वृद्धि
स्वदेश में ज्ञान का प्रसार, नागरी की उन्नति और हिंदी साहित्य में सत्य समालोचना द्वारा सत्य विचार की जागृति करने के लिए जिस समय हमने मित्र को जन्म दिया, उसी समय हमने यह भी दृढ़ संकल्प कर लिया था कि इस कार्य में चाहे जैसी हानि और कठिनाई सहनी पड़े, पर हम 3 वर्ष तक इसे अवश्य चलावेंगे। दरअसल पत्र निकालने के पीछे उनके मन में क्षेत्र की जनता के उत्थान के साथ ही भाषा, साहित्य के उत्थान और देश प्रेम की तड़प थी। जनवरी 1902 में पत्र ने तीसरे साल में प्रवेश किया। माधवराव जी उत्साह के साथ उसे निकाल रहे थे, लेकिन पत्र की आर्थिक हालत खराब होती जा रही थी। पत्र लिखने के बावजूद ग्राहक चंदे की रकम भेज नहीं रहे थे। आखिरकार दिसंबर 1902 में छत्तीसगढ़ मित्र बंद कर दिया गया। हम बात करते हैं माधवराव सप्रे के पत्रकारीय योगदान की। छत्तीसगढ़ मित्र का जन्म एक छोटे से नगर में हुआ था, पर माधवराव सप्रे की मेहनत और लगन से उसने अखिल भारतीय स्वरूप ग्रहण कर लिया था। छत्तीसगढ़ मित्र भले ही 3 साल निकला, लेकिन माधवराव जी पत्रकारिता और लेखन में जीवन भर सक्रिय रहे। आगे चलकर उनकी सक्रियता हिंदी केसरी और करमवीर जैसे पत्रों के माध्यम से अभिव्यक्त होती रही। माधवराव जी ने 26 साल तक अपने लेखन से हिंदी साहित्य और पत्रकारिता को संस्कारित करने का काम किया। यह वह समय था जब लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इस देश के निर्विवाद नेता माने जाते थे। उनकी वाणी को हिंदी जगत से परिचित कराने के लिए माधवराव जी ने उनकी अमूल्य कृति गीता रहस्य का अनुवाद किया। हिंदी केसरी के जरिए उनके विचारों का प्रचार प्रसार किया। माधवराव जी को पत्रकारिता में व्यावसायिकता की प्रवृत्ति से ऐतराज था। उनका हमेशा प्रयास रहा कि व्यावसायिकता और सस्ते पत्र से जन रुचि को मुक्त किया जाए, साथ ही सत साहित्य के प्रति उनकी रुचि जागृत की जाए। इसी के तहत छत्तीसगढ़ मित्र के जनवरी 1902 के अंक में लिखा था, अभी जो लोग कहते हैं कि छत्तीसगढ़ मित्र में समस्या पूर्ति नहीं है, उसमें युद्ध के समाचार नहीं छपते, उसमें चटकीली चटनी और गपशप की बातें नहीं रहती, उसमें तो समालोचना ही समालोचना भरी रहती है। उन लोगों को हम नम्रता से जवाब देते हैं कि महाशय, छत्तीसगढ़ मित्र का उद्देश्य ही कुछ और है। आप आम में इमली का स्वाद ढूंढने का वृथा श्रम क्यों उठाते हैं? माधवराव जी ने बाल साहित्य को भी खूब महत्व दिया। इसी के तहत इलाहाबाद से प्रकाशित मासिक पत्रिका विद्यार्थी में जीवन संग्राम में विजय प्राप्ति के कुछ उपाय नामक एक लेखमाला लिखी। उनकी इस लेखमाला में 20 लेख शामिल थे। दिसंबर 1902 में जब छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन बंद हो गया, तब माधवराव जी नागपुर के देश सेवक प्रेस में नौकरी करने चले गए, लेकिन इस काम में उनका मन नहीं लगा। उन्होंने साथी रामराव चिंचोलकर को नागपुर बुलाया और 1905 के प्रारंभ में हिंदी ग्रंथ प्रकाशक मंडली की स्थापना की। इसी संस्था के तहत हिंदी ग्रंथ माला का प्रकाशन किया। 1 साल बाद हिंदी केसरी का संपादन किया। समाचार पत्रों का संपादन करने के साथ साथ उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की। नागरी प्रचारणी सभा, काशी के लिए अर्थशास्त्र विषयक वैज्ञानिक कोश का लेखन एवं संपादन कर राष्ट्रभाषा में लेखन के क्षितिज को व्यापकता प्रदान की। दासबोध, महाभारत मीमांसा और बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखित गीता रहस्य का मराठी से हिंदी भाषा में अनुवाद कर न केवल साहित्य के भंडार को भरा, वरन हिंदी भाषी जनता को अध्यात्म विषयक ज्ञान के निकट पहुंचाया। हम बात करते हैं पत्रकारिता के लिए माधवराव सप्रे को किस तरह जेल जाना पड़ा। माधवराव सप्रे हिंदी केसरी का संपादन करते थे। हिंदी केसरी में दूसरे साल की शुरुआत पर नए वर्ष में पदार्पण नामक अग्रलेख प्रकाशित हुआ। लेख में सरकार की दमन नीति पर आक्रामक हमला किया गया था। इसी समय काला पानी समेत 3 और लेखों का प्रकाशन किया गया। इन लेखों का प्रकाशन होते ही अंग्रेज सरकार को मौका मिल गया। उन्होंने इस सामग्री को फौजदारी का मुकदमा चलाने के लिए काफी समझा। अंग्रेज अफसरों ने 22 अगस्त 1908 को हिंदी केसरी के संपादक माधवराव सप्रे के प्रेस और घर पर छापा मारा। माधवराव जी को गिरफ्तार कर लिया।
उनकी गिरफ्तारी के साथ हिंदी केसरी का घोषणा पत्र पंडित लक्ष्मीधर वाजपेयी के नाम लिया गया और पत्र का प्रकाशन होता रहा। नागपुर जेल में 3 महीने से अधिक समय तक रहने के बाद माधवराव सप्रे रिहा हुए। तत्पश्चात वह आत्म शांति प्राप्त करने के लिए अपने गुरु के पास वर्धा चले गए। वहीं हनुमानगढ़ में श्रीधर परांजपे का मठ था। संत परांजपे ने माधवराव जी को समर्थ रामदास कृत दासबोध के 13 पारायण करने और उसका हिंदी अनुवाद करने का आदेश दिया। साथ ही सलाह दी कि 1 साल तक मधुकरी मांगने से उन्हें शांति मिलेगी। सन 1909 में रायपुर आकर माधवराव जी ने गुरु की आज्ञा का पालन किया। करीब 1 साल तक मित्र केशवराव पाध्याय के घर ठहरे, जहां उन्होंने रामदासी मठ की स्थापना की। वह प्रतिदिन मधुकरी मांगकर ही अपना पेट भरते थे। रायपुर में रहते हुए भी वह हिंदी की सेवा में लगे रहे। सहयोगी पंडित लक्ष्मीधर वाजपेयी के साथ दासबोध का हिंदी में अनुवाद किया। दासबोध रामायण की तरह कालजयी ग्रंथ माना जाता है। 500 से अधिक पृष्ठ के इस ग्रंथ में 20 दशक हैं। माधवराव सप्रे जीवन भर व्यक्तिगत प्रचार से दूर रहे। हिंदी केसरी में प्रकाशित प्रखर लेखों के कारण जेल जाने से पहले वह सिर पर सापा या पगड़ी बांधते थे, पैरों में जूते अथवा चप्पल पहनते थे। परंतु 1909 से उन्होंने सिर ढकना छोड़ दिया और सादा जीवन व्यतीत करने का प्रण कर लिया था। मित्र जब इसका कारण पूछते तो वह विनोद के साथ उत्तर देते, मैंने अपना सिर दुनिया के आगे रख दिया है, जो जैसा चाहे और जितना चाहे मोड़ ले। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के मराठी भाषा में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र केसरी के लेखों को आधार बनाकर महाराष्ट्र की नौकरशाही ने तिलक पर मुकदमा चलाया था। उन्हें देश निकाला का दंड देकर 6 साल के लिए मांडले भेज दिया था। वहीं नागपुर की सरकार ने देश सेवक पत्र के संपादक कोल्हटकर को बंदी बना लिया था। साथ ही हिंदी केसरी के संपादक माधवराव सप्रे को गिरफ्तार कर लिया था। अब बात छत्तीसगढ़ मित्र की समालोचना की। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हिंदी में समालोचना की नींव छत्तीसगढ़ मित्र ने डाली। पत्र के द्वितीय वर्ष के 3रे अंक में माधवराव सप्रे ने लिखा था, पहले समालोचना और समालोचक के विषय में कुछ कह देना हमें आवश्यक जान पड़ता है। समालोचक शब्द का अर्थ यद्यपि बहुत अच्छा है, तथापि साधारणतः कई लोग उसे बुरा ही अर्थ लेते हैं। कहते हैं कि किसी के छिद्र ढूंढना और समालोचना करना एक बराबर है। चाहे जैसा हो, कोई भला कहे या बुरा, जो काम हाथ में लिया उसको बुद्धि के अनुसार ठीक ठीक कर देना ही समालोचक का कार्य है। इस पर से ऐसा कोई न समझे कि समालोचक की कृति में कोई त्रुटि नहीं रहती। समालोचक भी एक मनुष्य है और मनुष्य में प्रमाद हो जाना स्वाभाविक है। सर्वथा निर्दोषी एक परमात्मा है, परंतु समालोचक के काम की परीक्षा इस दृष्टि से कभी नहीं होनी चाहिए। समालोचक भी साहित्य के रत्नों की परीक्षा करते करते दूषित पुस्तकों की निंदा और स्तुत्य पुस्तकों की प्रशंसा करे तो क्या वह छिद्रान्वेषण के पात्र का भागी हो सकता है? छत्तीसगढ़ मित्र ने समालोचना को ठोस स्वरूप देने के लिए प्रयत्न किया। माधवराव जी पत्र में सृजनात्मक समालोचना करते थे। आलोच्य पुस्तक की विषय वस्तु और प्रस्तुतिकरण के गुण दोष और भाव समझकर उनका तुलनात्मक विवेचन करते थे। संतोष कुमार शुक्ल लिखते हैं, हिंदी निबंध और कहानी लेखन के विकास में सप्रे जी का जितना योगदान है, उससे अधिक महत्वपूर्ण है हिंदी समालोचना के प्रारंभिक रूप के निर्माण में उनकी अहम भूमिका। वह समालोचना को साहित्य का प्राण मानते थे, इसीलिए उन्होंने हिंदी समालोचना के विकास के लिए एक आंदोलन का स्वरूप देने पर बल दिया था। सन 1901 में देश के विभिन्न भागों में हिंदी समालोचना के लिए किए जा रहे प्रयासों और उन प्रयासों की प्रगति के बारे में उन्होंने सिंहावलोकन कर समालोचक समिति शीर्षक से छत्तीसगढ़ मित्र के दूसरे वर्ष के 7वें अंक में हिंदी समालोचना के अभाव को दूर करने के ठोस सुझाव प्रस्तुत किए। यह वह समय था कि जब हिंदी लेखक उपहास के पात्र थे। खासकर गद्य लेखकों का कथक कहकर व्यंग किया जाता था। इस पर माधवराव सप्रे ने लिखा था,
जिन लोगों की रुचि गद्य की ओर नहीं झुकती और जो लोग गद्य लिखने वालों को कत्थक कहते हैं, उनके लिए यही उपाय है कि हिंदी के सुलेखक निराशा से हत न होकर धीरे धीरे अपना कर्तव्य करते जाएं। आज नहीं तो कल इस 20 वर्षों में कभी न कभी पठित समाज पर यह बात विदित हो जाएगी कि हिंदी साहित्य बिना गद्य लेखकों के कदापि पूरा नहीं होगा। समालोचना करते समय माधवराव जी जितने उदार रहते थे उतने ही कठोर भी हो जाते थे। भाषा से खिलवाड़ करना वह किसी कीमत पर स्वीकार नहीं करते थे। इस संबंध में अपने विचार निडरता से व्यक्त करते थे। वह चाहते थे कि हिंदी सरल और बोधगम्य हो, आम आदमी उसे समझ सके, उसे पढ़ने की ओर प्रेरित हो। उनका मानना था कि जब तक आम बोलचाल की भाषा में रचनाएं नहीं आएंगी तब तक पाठकों की संख्या नहीं बढ़ेगी। छत्तीसगढ़ मित्र के जो पाठक थे उसमें अधिकांश उसे समालोचना के लिए पढ़ते थे। अगर एक अंक में समालोचना न प्रकाशित की जाए तो आपत्तियां आने लगती थी। डॉक्टर कैलाश नारद ने 20 अप्रैल 1901 के भारत मित्र की उस टिप्पणी को उद्धृत किया है जिसमें उसने छत्तीसगढ़ मित्र के विषय में लिखा था, किंतु जो पत्र आज सामने देख रहे हैं, क्या हिंदी का सर्वोच्च मासिक पत्र ऐसा ही होना चाहिए? लेखों की उत्तमता के कारण बार बार कई बार पत्र को पढ़ चुके हैं, पर हृदय में केवल यही इच्छा होती है कि इसमें यह क्यों नहीं हुआ, वह क्यों नहीं हुआ। यह चीज़ होती तो और भी अधिक खुशी से पढ़ते, वह चीज़ रहती तो और भी अच्छा होता, क्योंकि ठोस कठोर वस्तु के साथ साथ कुछ सरस गीली वस्तु के बिना मन नहीं भरता। पूरी के साथ साथ तरकारी चाहिए, मिठाई चाहिए और चटनी हो तो और भी अच्छा है। किंतु चटनी रूपी समालोचना का इस बार अभाव देखकर भूख बुझने पर भी संतोष नहीं होता है। समालोचना के साथ ही माधवराव जी चाहते थे कि ऐसे निबंध बहुतायत में लिखे जाएं जिनसे समाज में जागृति आए। इसी भावना के तहत वह तत्कालीन समसामयिक घटनाओं पर विश्लेषण परक निबंध लिखने में अनवरत व्यस्त रहते थे। अगला बिंदु है माधवराव सप्रे और छत्तीसगढ़ मित्र का भाषा संबंधी योगदान। माधवराव सप्रे ने छत्तीसगढ़ मित्र के जरिए हिंदी साहित्य और भाषा का विकास किया। पत्रकारिता के जरिए नव जागरण के वातावरण में आत्मविश्वास भरने का काम किया। संतोष कुमार शुक्ल लिखते हैं, 19वीं शताब्दी के अंतिम दशाब्द में हिंदी साहित्य के सौभाग्य से ऐसी 3 घटनाएं हुई जिनसे साहित्य की अभिवृद्धि में बड़ी सहायता मिली। एक तो काशी में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना, दूसरे प्रयाग से मासिक सरस्वती का प्रकाशन तथा तीसरे मासिक छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन। इस पत्र का संपादन करते हुए माधवराव जी विषय के अनुरूप हिंदी भाषा का इस्तेमाल करते थे। पत्रकारिता की उनकी भाषा आमजन की भाषा होती थी। गंभीर विषय पर लेखन करते समय उनकी भाषा गंभीर हो जाती थी। इसी वजह से महाभारत, मीमांसा, गीता रहस्य और हिंदी दासबोध की भाषा अलग तरह की थी। वहीं छत्तीसगढ़ मित्र और हिंदी केसरी की भाषा का रंग अलग था। 32 पृष्ठीय छत्तीसगढ़ मित्र में समाचार, कविताएं, कहानियां, लेख, निबंध, प्रेरित पत्र, नीति विषयक बातें और समालोचना प्रकाशित होती थी। संपादकीय प्रकाशित करने की परंपरा नहीं थी, पर समाचार के अंत में सुझाव परक वाक्य अवश्य लिखे जाते थे। माधवराव जी की सबसे अहम बात यह है कि उनमें प्रतिभा परखने की असाधारण क्षमता थी। माखनलाल चतुर्वेदी, सेठ गोविंद दास, द्वारका प्रसाद मिश्र जैसे महान लोगों को माधवराव सप्रे ने ही देश, समाज, साहित्य और पत्रकारिता की सेवा करने के लिए प्रेरित किया था। एक तरह से हिंदी भाषा और साहित्य को प्रतिष्ठा दिलाने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया। माधवराव सप्रे और छत्तीसगढ़ मित्र ने हिंदी लेखकों और पत्रकारों की एक पीढ़ी तैयार की। डॉक्टर कैलाश नारद लिखते हैं, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, पंडित श्रीधर पाठक, पंडित कामता प्रसाद गुरु, पंडित गंगा प्रसाद अग्निहोत्री, पंडित जगन्नाथ प्रसाद शुक्ल, पंडित रामदास गौड़ तथा पंडित वागीश्वर मिश्र प्रभृति अन्य अनेक लेखक ऐसे थे जिनकी प्रारंभिक रचनाओं को छत्तीसगढ़ मित्र ने बड़े ही उत्साह से प्रकाशित किया।
सक्रिय पत्रकार और लेखक के रूप में माधवराव जी ने जिस समय हिंदी भाषा, हिंदी जगत और हिंदी साहित्य की सेवा की है, वह हिंदी में विरल है। नवंबर 1924 में देहरादून में आयोजित अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन में सभापति के आसन से माधवराव जी ने कहा था, मेरे हृदय में राष्ट्रभाषा का भाव पैदा हुआ। अनुभव किया कि इस विशाल देश में एक ऐसी भाषा की आवश्यकता है जिसे सब प्रांतों के लोग अपनी राष्ट्रभाषा माने, और वह हिंदी भाषा को छोड़कर अन्य कोई नहीं है। मैं महाराष्ट्रीय हूँ, परंतु हिंदी के विषय में मुझे उतना ही अभिमान है जितना किसी हिंदी भाषी को हो सकता है। मैं चाहता हूँ कि इस राष्ट्रभाषा के सामने भारतवर्ष का प्रत्येक व्यक्ति इस बात को भूल जाए कि मैं महाराष्ट्रीय हूँ, बंगाली हूँ, गुजराती हूँ या मद्रासी हूँ। ये मेरे 35 वर्ष के विचार हैं और तभी से मैंने इस बात का निश्चय कर लिया है कि मैं आजीवन हिंदी भाषा की सेवा करता रहूँगा। मैं राष्ट्रभाषा को अपने जीवन में ही सर्वोच्च आसन पर विराजमान देखने का अभिलाषी हूँ, इत्यादि। उनका प्रयास था कि भाषा के परिष्कार के साथ ही साहित्य और उसकी विविध विधाओं का उन्नयन हो। इसी दृष्टि को केंद्र में रखकर उन्होंने छत्तीसगढ़ मित्र में पुस्तकों का मूल्यांकन करना शुरू किया था। इस दृष्टि से छत्तीसगढ़ मित्र को हिंदी का प्रथम समीक्षक मासिक कहा जा सकता है, जिसने संतुलन और कठोरता से उन सब प्रवृत्तियों का परिष्कार करने का प्रयास किया जो साहित्य के संस्कारों की दिशा में बाधक थीं। उपसंहार। माधवराव सप्रे व उनके द्वारा संपादित छत्तीसगढ़ मित्र ने हिंदी साहित्य और भाषा के लिए जिस उत्साह के साथ काम किया था, वह आज भी हिंदी भाषा, साहित्य और पत्रकारिता में अद्वितीय माना जाता है। हिंदी आलोचना में उसने एक मजबूत नींव डाली। उनकी चेतना भाषा एवं साहित्य के संस्कारों के प्रति जलती रही। माधवराव सप्रे ने अपना पूरा जीवन देश, समाज और हिंदी की सेवा में लगा दिया। मराठी भाषी माधवराव सप्रे को शिक्षक नंदलाल दुबे ने हिंदी में लेखन करने के लिए प्रोत्साहित किया था। इसी प्रोत्साहन के कारण आगे चलकर माधवराव साहित्य, पत्रकारिता और समाज सेवा के क्षेत्र में उज्जवल सितारे की तरह चमके। उनके द्वारा किए गए काम को देखते हुए ही कहा जाता है कि वह एक महान विचारक, समालोचक, साहित्यकार, गुरु और पत्रकार थे। एक अहिंदी भाषी हिंदी सेवक माधवराव जी द्वारा संपादित छत्तीसगढ़ मित्र हो, हिंदी ग्रंथमाला हो या हिंदी केसरी, सभी को उन्होंने निजी संपत्ति मानने के बजाय सार्वजनिक संपत्ति माना। हर काम पारदर्शिता के साथ किया। यही वजह थी कि हर साल उसका लेखा जोखा तैयार कर पूरा विवरण संबंधित पत्र में प्रकाशित किया। अच्युतानंद मिश्र लिखते हैं, माधवराव सप्रे हिंदी नवजागरण के पुरोधा पत्रकार, साहित्यकार और राष्ट्र चिंतक थे। छत्तीसगढ़ मित्र और हिंदी केसरी के संपादक तथा कर्मवीर के प्रेरणा स्रोत की भूमिका में उन्होंने हिंदी पत्रकारिता को न केवल पत्रकारिता के गुण धर्म के संस्कार दिए, अपितु लोकमान्य तिलक की तेजस्वी, ओजस्वी और प्रखर पत्रकारिता का सूत्रपात भी किया। हिंदी साहित्य को उन्होंने अपनी मौलिक कहानियों और चिंतनपरक निबंधों तथा सुव्यवस्थित समालोचनाओं के माध्यम से समृद्ध किया। मराठी के 3 प्रमुख ग्रंथों लोकमान्य का गीता रहस्य, समर्थ रामदास का दासबोध और महाभारत मीमांसा के उत्कृष्ट अनुवाद से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। माधवराव सप्रे पत्रकारिता के माध्यम से हर तरह के सामाजिक सरोकार से जुड़े, जनता को प्रगतिशीलता की ओर बढ़ाने में योगदान दिया। मासिक पत्र छत्तीसगढ़ मित्र के जरिए जो वातावरण बनाया, वह आगे चलकर पूरे देश में फैला। छत्तीसगढ़ मित्र 3 साल की अल्प आयु में भले काल कवलित हो गया, पर श्रमजीवी पत्रकारिता की उसने जो ज्योति जलाई, उसके आलोक में हिंदी साहित्य का सितारा जगमग हुआ। देश, समाज और हिंदी जगत की सेवा करते हुए माधवराव सप्रे का 23 अप्रैल 1926 को निधन हो गया। आज जिन बिंदुओं पर हमने चर्चा की, छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन कब हुआ, छत्तीसगढ़ मित्र की पत्रकारिता, माधवराव सप्रे के पत्रकारीय योगदान, पत्रकारिता के लिए माधवराव सप्रे को किस तरह जेल जाना पड़ा, छत्तीसगढ़ मित्र की समालोचना, माधवराव सप्रे और छत्तीसगढ़ मित्र का भाषा संबंधी योगदान।
आपकी सलाह और प्रश्न हमेशा आमंत्रित हैं। नमस्कार।